356 अनुच्छेद जो है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति शासन होता है। इसमें क्या है, अनुच्छेद जो 356 है उसमें जो हमारा संविधान है उसमें एक अनुच्छेद 355 दिया है। अनुच्छेद 355 के अनुसार उसमें क्या है कि केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र का ये उत्तरदायित्व है कि राज्य की जो सरकारें हैं वो संवैधानिक प्रबंध के अनुसार चले। राज्य की सरकारें जो है वो संवैधानिक प्रबंध के अनुसार चले, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, संवैधानिक प्रबंध के अनुसार नहीं चलती हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, ये किस आधार पर किया जा सकता है। सबसे पहला जो इसे लागू करने का आधार, इसके आरोपण का जो आधार है राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य पे राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया। राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 है, जो 352 से काफी अलग है। ये किसी राज्य में लागू होता है, पूरे देश में लागू नहीं होता, किसी राज्य पे। और वो जो 352 था वो किसी देश के हिस्से पे भी लागू हो सकता था और पूरे देश पे भी लागू हो सकता था। लेकिन अनुच्छेद 356 राज्यों पे लागू होता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, या इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, अनुच्छेद 356 को। उसके बाद इसके दो आधार हैं, दो आधार पर लगाया जा सकता है। एक तो आधार अनुच्छेद 356 में ही दिया हुआ है, एक आधार राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है वो अनुच्छेद 356 में दिया। वो क्या दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल इस बात की रिपोर्ट दे दे कि जो राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया, जो राज्य की सरकार है, जो सिस्टम है वो संवैधानिक रूप से, संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया और संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है। अगर राज्यपाल इस तरह की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद जो उसकी सरकार है प्रदेश की, उस सरकार को बर्खास्त करने का उसे अनुच्छेद 356 के तहत अधिकार है, वो आदेश दे सकता है। उसके बाद दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 365। देखिए 365 और 356 दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, दोनों अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। एक में 6 इधर आ गया, एक में 5 इधर आ गया, तो 56 और 65 दोनों। अगर पूछा जाता कहीं पे कि अनुच्छेद 365 कैसे संबंधित है, अनुच्छेद 356, तो दोनों राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 365 के अनुसार जो है राज्य केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन ना करे। राष्ट्रपति को अगर लगता है केंद्र के जो निर्देश है संवैधानिक निर्देश है और उनका अगर पालन कोई राज्य नहीं कर रहा, तो केंद्र को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 365 के तहत वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है और वहां के शासन को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जो केंद्र है वो वहां के शासन को अपने नियंत्रण में ले सकता है। संसदीय अनुमोदन। अब देखिए जो हमारा संसदीय अनुमोदन भी इसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की जाएगी, वहां की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी, उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो उसके लिए जो संसद है, हमारे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों से उसे 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन कराना अनिवार्य है, नहीं तो वो राष्ट्रपति शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा और वहां की सरकार जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो उठेगी। तो 2 माह के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन कराना अनिवार्य है। अनुच्छेद 356 अगर किसी राज्य में लागू कर रहा है केंद्र तब 2 माह के अंदर। अब इसमें एक कंडीशन ये आती कि भाई जब राष्ट्रपति की घोषणा हुई, राष्ट्रपति शासन की जब घोषणा की तो लोकसभा भंग चल रही थी, लोकसभा विघटित थी। तो अगर लोकसभा विघटित है तो उसमें कंडीशन में क्या होगा कि उसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करा लिया जाएगा, और जब नई लोकसभा गठित होगी तो नई लोकसभा की पहली बैठक से उसके 30 दिन तक ये घोषणा जारी रहेगी। अगर 30 दिन के अंदर वो इस प्रस्ताव को अनुमोदन कर देती है तो ठीक है, वरना घोषणा समाप्त हो जाएगी। तो और इसका जो क्या है अनुमोदन हो गया
अनुमोदन, और इसको 6 माह तक, 6 माह बाद, जैसे अभी दोनों सदनों ने उसका अनुमोदन कर दिया, फिर 6 माह के बाद उसका पुनः दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। और इस कंडीशन में भी जब 6 माह वाली बात है, तो इस वाले मतलब 6 माह के अंदर अगर लोकसभा हमारी भंग हो जाती, पता लगा अगले 6 महीना नहीं आ पाए, 6 महीना पूरे नहीं हो पाए, 5 महीना में जैसे आज अनुमोदन कर दिया दोनों सदनों ने, फिर उसके बाद 5 महीना बाद लोकसभा भंग हो गई, तो उस कंडीशन में भी वही होगा कि राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करा लेंगे, और लोकसभा का अनुमोदन जब वो दोबारा गठित होगी लोकसभा, अगली लोकसभा, तो उसकी जो पहली मीटिंग उससे 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में इसमें एक अंतर ये है अनुमोदन में कि वहां पे जो अनुमोदन कराते थे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से कराते थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन में अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। इसमें रोज लोकसभा और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 44वां जो संविधान संशोधन था उसने थोड़ा इसमें चेंजिंग की, जैसे 6 महीने के बाद इसको अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता था। 6 महीने के बाद 6 महीना फिर बढ़ाया, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 था, उसने राष्ट्रपति की कुछ इस शक्ति पर कुछ कंट्रोल लगाया। उसने क्या किया कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक केवल 2 कंडीशन में बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 वर्ष से कब ज्यादा होगी, राष्ट्रपति यानी 6 महीने के बाद 2 बार बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद अगर बढ़ाना है तो 2 कंडीशनें जरूरी हों। एक कंडीशन ये है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा रही है, तो या तो देश में या देश के किसी भाग में या उस राज्य में राष्ट्रीय आपात अगर घोषित होता है, तो उस कंडीशन में उसकी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाती है। यानी कहीं पर 352 अनुच्छेद यूज हुआ है, तो उस कंडीशन में 356 की अवधि 6 महीना के लिए 1 साल के बाद बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा ये है, पहला क्या, राष्ट्रीय आपात घोषणा, दूसरा क्या, चुनाव आयोग अगर इस बात का प्रमाण देते कि भाई इस राज्य में चुनाव कराने में कठिनाइयां हो रही हैं, इस समय चुनाव कराना बहुत ही कठिनाईपूर्ण है और उस राज्य में चुनाव अभी नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति शासन को आगे 1 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी 2 कंडीशन। उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, राष्ट्रपति शासन का परिणाम क्या होता है, बताया था शुरू में कि भाई जितने भी आपात उपबंध है, जैसे ये हमारे फील्ड पर आते हैं, मैदान में आते हैं, जैसे ही तैसे क्या होता है, हमारा संघीय ढांचे से हमारा एकात्मक ढांचा बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति जो केंद्र होता है या राष्ट्रपति है जो केंद्र है, उसे असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और जो विधायी कार्यकारी शक्ति है, जो विधानसभा की जो मतलब राज्य सरकार की जो विधायी शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां जो है वो सब उसके पास पहुंच जाती है, किसके, केंद्र के पास। वो कानून बना सकती है उस पर, और कार्यकारी उनको लागू करने भी, कार्यकारी शक्तियां जो कार्यपालक शक्तियां भी हैं वो भी राज्यपाल के अंडर में, राष्ट्रपति के अंडर में पहुंच जाती है, और राष्ट्रपति उसके लिए या तो राज्यपाल या किसी के माध्यम से निर्देशित करते हुए जो राज्य होता है उसका शासन चलाता है। और इस दौरान इसमें एक और राष्ट्रीय आपात में क्या था कि राष्ट्रपति जो वहां से केंद्र जो था, केंद्र अगर कोई भी कानून बनाता था राज्य में, राज्य सूची पर, तो वो 6 महीने के बाद, जैसे यह आपातकाल खत्म होता, 6 महीने बाद वो अमल में नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कानून बनाया है, राष्ट्रपति शासन रहते हुए अगर केंद्र ने कोई राज्य सूची पे कोई कानून बनाया है, कोई विधि बनाई है, तो वो राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। ये अंतर है 352 और 356 में। 356 में अगर कोई भी केंद्र द्वारा कोई भी विधि बनाई गई राज्य सूची पे, तो वो राष्ट्रपति शासन के लागू हुआ है, वो तो तब तो लागू है ही, उसके समाप्त होने के बाद भी वो अनवरत जारी रहेगी, वो कानून समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 356 ये हो गया विधायी कार्यकारी शक्तियां होंगे, ठीक। अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अनुच्छेद 356 का प्रयोग, देखिए जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इसे मृत पत्र कहा था। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई यूज नहीं है, ये तो बस ऐसे ही संविधान में डाल दिया गया, इसका कोई यूज नहीं होगा कोई बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने इसके लिए मृत पत्र की संज्ञा दी थी, मृत पत्र, डेड लेटर। लेकिन अनुच्छेद 356 जब से देश आजाद हुआ, तब से लेकर अब तक 125 बार से अधिक प्रयोग हो चुका है।
और अधिकतर इसका उपयोग की जगह इसका दुरुपयोग हुआ। अधिकतर जो केंद्र सरकारें रही हैं उन्होंने अपने राजनीतिक द्वेष की भावना को लेकर के या राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को लेकर के इस 356 का प्रयोग किया है। जैसे 1977 में जब इमरजेंसी समाप्त हुई तो चुनाव हुए और इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी का विरोध हुआ और इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 9 राज्यों में एक साथ जो 9 राज्य थे कांग्रेस की जहां सरकार थी उन 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 9 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया कि भाई इन्होंने इस आधार पे कर दिया बर्खास्त कि इनकी सरकारों ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है, जबकि वो केंद्र का चुनाव था, वो राज्य का चुनाव था, उससे उसका क्या संबंध था। इसी तरह फिर जब 1980 में जब कांग्रेस पुनः आई तो वो प्रक्रिया उसने विरोधी दलों के साथ अपनाई और जो विपक्षी जो 9 राज्य थे जहां विपक्षी दलों की सरकारें थी उसने उन 9 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तो ये बदले की भावना से इसका उपयोग अधिकतर प्रयोग इसका बहुत ज्यादा किया, यानी सदुपयोग की जगह इसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ है। जबकि इसमें संविधान में इसको रखने का मेन कारण था कि जो हमारा संवैधानिक तंत्र है, जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पे जो हमारा संविधान है उसको संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान देश की एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए ये प्रावधान रखे गए थे जो जर्मनी से लाए गए थे। जर्मनी के संविधान में ये व्यवस्था, बाकी अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील कहीं पे भी इस तरह से, आयरलैंड कहीं पे भी ये आपातकाल उपबंध नहीं है, जर्मनी के संविधान में है, तो जर्मनी के संविधान से ये लाए गए थे। अब आते हैं न्यायिक समीक्षा पर। अब आते हैं कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो घोषणा है वो आती है कि नहीं आती। देखिए 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो सीधी सी बात उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी तो उन्होंने कब किया था, जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उन्होंने इसको राष्ट्रपति शासन को जो अनुच्छेद 356 लागू किया जाता है इसको न्यायिक परीक्षा से बाहर कर दिया कि इसमें भाई राष्ट्रपति को संतुष्ट होना है, बस राष्ट्रपति की संतुष्टि इसमें जरूरी है, इसमें न्यायालय को कोई दखलंदाजी देने का अधिकार नहीं है, ये न्यायिक परीक्षा के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, मोदी सरकार ने किया तो उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई राष्ट्रपति शासन अगर केंद्र द्वारा कहीं किसी घोषित किया जाता है तो वो संवैधानिक जो न्याय परीक्षा है उसके अंतर्गत, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसे शामिल किया जाएगा। उसके बाद बोम्मई मामला 1994 में क्या है, बोम्मई मामला 1994 में इसमें कई सारे उसने सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन दी राष्ट्रपति शासन को लेकर के कि भाई राष्ट्रपति शासन की वो घोषणा है वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। उसके बाद विधानसभा का वेतन, उन्होंने कहा बोम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कहा कि मंत्रिपरिषद तो बर्खास्त होगी भाई, राज्य 356 लागू हुआ, लेकिन वहां की जो विधानसभा है उसको विघटित जब ही किया जा सकता है जब दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाए, यानी 2 महीने के अंदर अनुमोदन कराना। तो 2 महीने तक पहले इंतजार करें कि भाई संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा दोनों का जब राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन दोनों द्वारा हो जाए, साधारण बहुमत जो द्वारा जो होता है, तो जाकर के विधानसभा को भंग किया जा सकता है, वरना उससे पहले उसे केवल निलंबित किया जा सकता है, उसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता। जो सरकारिया आयोग था, जो हमारा सरकारिया आयोग 1988 में जो प्रशासनिक सुधार को लेकर के बनाया गया था, इसमें इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन कब लगाना चाहिए। इन्होंने कुछ शर्तें दी थी कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला कहा था कि भाई सबसे पहली कंडीशन ये थी राष्ट्रपति शासन की, एक कि अगर जो चुनाव हुए तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और वो गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं तो विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा बन जाती है। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, सब कई दल हैं और किसी को बहुमत नहीं मिला और कोई गठबंधन भी नहीं करना चाहता, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा यह है कि अगर मंत्रिपरिषद जो वहां पर सरकार है वो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है और कोई दूसरा जो सरकार बनाने को तैयार नहीं है, वो सरकार बनाना नहीं चाहता है, तो भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने कई सारे प्रावधान दिए कि इस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। तो ये हमारा जो अनुच्छेद 356 है ये अधिकतर विवादों का कारण रहा है
ये अधिकतर जो केंद्र और राज्यों के बीच में इस अनुच्छेद 356 को लेकर के बड़े ही टकराव हमेशा होते रहे हैं। और अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में जो राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद जो उन्होंने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि जो अनुच्छेद 356 का किस तरह से पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया।